गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हुए सारे। वीडियोस तो आप लोग देख नहीं रहे हो, काम तो आप लोग कर नहीं रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि देखते तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे होइए, वीडियोस देखिए, पढ़ाई करिएगा। जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। तो बच्चों, इस तूफ़ान को अपनी आँखों में पैदा करो, पढ़ाई के लिए एक जज़्बा बनाओ और पढ़ना शुरू कर दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म होने वाली है, मुश्किल से 4 लेक्चर बचे हैं, जो उसके बाद हम निपटा देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। लगभग 17 लेक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म। 17 लेक्चर भी 20 मिनट के हैं, 17 और 2 340 मिनट, मतलब लगभग 6 घंटे भी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। 5 घंटे, 5.5 घंटे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। आज का जो हम पढ़ेंगे कोलरोच लॉ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। डेफिनेशन इसकी आती है, न्यूमेरिकल बहुत कम है, रेयरली आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, क्योंकि किस्मत का पता नहीं, हो सकता है वो रेयर चांस आप वाला ही हो, तो हम वो भी करेंगे, हम डेफिनेशन भी करेंगे। लेकिन इसकी डेफिनेशन समझना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए समझने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, बड़ी मेहनत करके निकाल के आपके लिए बनाई है, ये समझने के लिए, ये वाली लिखने के लिए। इसको पढ़ो, समझो, नोट करो। दोनों डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है, इसको समझना है, इससे समझना और इससे लिखना है, 2 लाइन्स लिखनी है। देखो, पहली बात, कोलरोच लॉ का दूसरा नाम है कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ये लॉ डील करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि मान लो कोई हमारा सॉल्यूशन, उसको हमने इतना डाइल्यूट कर दिया, मतलब कंप्लीटली उसकी जो भी आयंस है वो डिसोशिएट हो चुके कंप्लीटली, कि उसकी अब उसकी कंडक्टिविटी और नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा और पानी ऐड करें, तो बहुत ही जरा सी, मतलब मामूली फर्क पड़ेगा उसकी कंडक्टिविटी पे, कि उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो वो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि उसके बाद कंडक्टिविटी या उस पर कोई किसी तरह का भी फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता, तो वो होता है उतना डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि उसके बाद आप डाइल्यूट करे जाओ, करो मत करो कोई फर्क नहीं, आयंस इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा कंडक्टेंस नहीं शो कर सकते, वो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेसिकली ये लॉ यूज करते हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में। अब वो कहता है लॉ क्या है, देखो समझो, कि हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया एक वाटर में, वाटर मान लो हमारा सॉल्वेंट है, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, कुछ आयंस बने होंगे जो कंडक्टिविटी शो करेंगे। हम उसको डाइल्यूट करते गए, बहुत कर दिया, सारे आयंस दूर दूर हो गए, डिसोसिएट हो गए कंप्लीटली, एक यहाँ है एक यहाँ है। इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कभी था, मान लो NaCl था, तो हमने इतना डाइल्यूट कर दिया कि Na इतनी दूर चला गया, उसका Cl से कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज NaCl कैसे रहते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक आयनिक बॉन्ड बना होता है ना, हमने इतना डाइल्यूट कर दिया कि वो आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली टूट गया भाई, वो आयनिक बॉन्ड टूट गया, बहुत दूर दूर चला गया। अब तो कोलरोच लॉ ने क्या किया है, कोलरोच साइंटिस्ट थे, काम कर रहे थे सेम टाइप के आयंस पे, इन्होंने बहुत सारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी नोट की, और एक जनरल ट्रेंड देखा कि भाई जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, तो मान लो NaCl की जो कंडक्टिविटी है, एज ए होल NaCl की क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो वो डिफाइन करते हैं कि Na पॉजिटिव की कितनी है, Cl नेगेटिव की कितनी है, कि अकेला Na पॉजिटिव कितनी कंडक्टिविटी शो करेगा, अकेला Cl नेगेटिव कितनी कंडक्टिविटी शो करेगा। उनको मतलब नहीं है कि Cl कहाँ है क्या कर रहा है, या Na कहाँ है क्या कर रहा है, इन दोनों का आपस का खत्म हो जाएगा, और ये इंडिविजुअली कितनी कितनी कंडक्टिविटी शो करेंगे, उसका जो सम आएगा वो हमें कंडक्टिविटी देगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नॉर्मल केस में दोनों का हमारे सारे फैक्टर्स हम वो करते हैं, तो दोनों मिलके हमें कंडक्टिविटी देते हैं। लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन और एनायन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे इधर उधर, उन्हें आपस में कोई मतलब नहीं, और उस माइग्रेशन से जितना कंडक्टेंस बनेगा, जितनी कंडक्टिविटी बनेगी, वो हमारी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी होगी। तो इसलिए इस लॉ को कहा जाता है कोलराच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। देखो एक बार डेफिनेशन आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, मैं पढ़ा देता हूँ, जो मैंने बताया वही है, इसको ये वाली याद कर लेना। देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर डिसोसिएशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, कि कंप्लीट डिसोसिएट हो चुका है, NaCl डाला है तो Na और Cl में टूट चुका है कंप्लीटली, वो ऑल इंट्रायनिक इफेक्ट डिसअपियर, वो कंप्लीटली टूट चुका है, तो Na यहाँ है Cl यहाँ है, इसको आपस में जो आयनिक बॉन्ड था, अट्रैक्शन था, वो भी खत्म हो चुका है। Each ion migrates independently of its co-ion। अब ये Na इसका co-ion Cl है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, इससे इंडिपेंडेंट मूव करेगा, इसको इसके नेगेटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं है कि इसकी तरफ दौड़ेगा, ये इतनी दूर है कि इसको पता ही नहीं है कहाँ है।
तो ये अलग भागेगा, ये अलग भागेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स कोआइन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट डेफिनेट शेयर। अब जब अलग अलग हो गए तो ये कुछ हिस्सा कंडक्टिविटी का देगा, ये कुछ देगा, तो इंडिपेंडेंटली देंगे ना अपना कुछ एक हिस्सा, उसमें उसमें करेंगे कंट्रीब्यूट, which depends only on its own and not at all on ions with which it is associated। तो जो इंडिपेंडेंटली वो जितना भी हिस्सा उसमें अपना कंट्रीब्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी में या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, वो इसका अपना होगा, इसके खुद के नेचर पे डिपेंड करेगा, ये छोटा है बड़ा है, कितना चार्ज है, कितना उस पे कैटायन है एनायन है, वो इसके नेचर पे डिपेंड करेगा, इधर वाले का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल दूर दूर है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये तो समझने वाली है, इसको जरूर लिख लो, 2 बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा लो। अब पेपर में आया तो इतना बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि याद करने में दिक्कत आएगी। ये समझो पेपर में आया तो क्या लिखना है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किस पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिनोट कैसे करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ये इन्फिनिटी का निशान और ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of ionic conductance of the cation and anion given by electrolyte at infinite dilution। कि जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी कैटायन और एनायन की जो भी कंडक्टिविटी है उनके सम के बराबर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको लिखना है, ये आपके समझने के लिए है। ये इसका एक तरह से न्यूमेरिकल फॉर्मूला कह सकते हैं कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये कोलरोच लॉ की 2 स्टेटमेंट थी, समझ आने के टर्म्स में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अभी आपको क्या करना है, इनको नोट डाउन करना है और 1-2 बार पढ़ना है। देखो अब इसको और ज्यादा थोड़ा खोल के इलैबोरेट करते हैं कि क्या है, तो 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, कोलरोच लॉ को खत्म करेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल कोलरोच लॉ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर में जो आपको 2 न्यूमेरिकल्स दिए गए थे वो आप सभी ने सोल्व कर लिए होंगे, उनके मैं आंसर बताऊंगा और बताऊंगा कि किसमें ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी थी। तो देखिए लिखिए, इसको नोट करिएगा। तो आप लोगों ने कोलरोच लॉ की डेफिनेशंस अच्छे से लिख ली होगी, समझ में आ गया होगा। अब देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल करके इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल कैसे करेंगे, देखो मान लो हमने NaCl ले लिया, NaCl सॉल्ट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें आयंस होते हैं, जो अलग अलग आयंस होते हैं उसको जब हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, जब पानी में NaCl डिजोल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, जिसके कारण करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से कंडक्टिविटी कंडक्टेंस शो करता है। अब देखो कंसीडर सॉल्ट NaCl, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ 2 टर्म्स। तो जो हमने कोलरोच लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से NaCl की अगर कहे कि आप कंडक्टिविटी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोलर भी निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट भी, लेकिन कोलरोच ने दिया था वो इक्विवेलेंट की टर्म्स में दिया था। इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी, मोलर मतलब मोलरिटी। तो वहां पे कहीं आपको अगर इक्विवेलेंट दिखे, कहीं आपको दिखे कि मोलर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, कंसंट्रेशन टर्म्स डिफर कर रही है। एक्चुअल में इक्विवेलेंट के लिए दिया गया था, बाद में IUPAC ने इसको मोलर के लिए भी कर दिया था, वेरीफाई बता दिया था कि हाँ भी ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कर लो, इसको EQ कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको इन्फिनिटी कर लो। कुछ एक बुक 0 कर देती है, कुछ एक बुक इन्फिनिटी करती है, आपकी मर्जी है। देखो नोटेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको थ्रू आउट सेम नोटेशन रखनी है। अगर इन्फिनिटी को आप 0 से कर रहे हो तो 0 दिखाओ, अगर इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी से ही कर रहे हो तो इन्फिनिटी दिखाओ। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नोटेशन से आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इन्फिनिट इक्विवेलेंट कंडक्ट, ये क्या है इक्विवेलेंट, ये क्या है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, क्या कहता है कोलरोच लॉ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कंडक्टिविटी ऑफ इसके लिए इक्विवेलेंट नहीं आएगा, कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। ये होगा, ये जो टर्म्स हैं ये जो Na लैम्डा इन्फिनिटी, इस टर्म को बोलेंगे आयनिक मोबिलिटी, कि एक आयन की कितनी मोबिलिटी है, कितना मोबाइल कर रहा है। इन टर्म्स को आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन बोल देते हैं। तो या फिर दूसरी टर्म्स में हम कहें कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज द सम ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्या कहोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of NaCl is equal to the sum of ionic mobilities of cation and anion of NaCl। इसको बार बार सुनना, 2-3 बार, समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा है।
अब देखो ये तो है सिंपल टाइप का NaCl की, Na भी एक है भाई और Cl भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात बन जाएगी। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि भाई Na का 2 हो, SO4 या 2 ये एक, मतलब जहां चेंज हो रहा हो, आयंस बराबर ना हो, किसी का एक आयन और किसी में 2 आयन हो, Al2 क्या होता है एल्युमिनियम सल्फेट, बताओ, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए जहां आयंस सेम चार्ज वाले ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो आयंस, किसी पे 3 चार्ज हो, किसी पे 2 हो, उसके लिए मान लो कोई सॉल्यूशन हमारे पास AXBY, ए के नीचे X BY, इस टाइप का सॉल्यूशन, उसके लिए कैसे लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ AXBY टाइप इज इक्वल टू 1/Z पॉजिटिव। Z पॉजिटिव क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, कि उस कैटायन पे कितना चार्ज है, 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन, C होता है कैटायन, उस कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उस कैटायन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 1/Z माइनस, Z माइनस है चार्ज ऑन एनायन, कि उस एनायन का चार्ज 1 बाय चार्ज ऑफ दैट एनायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ दैट एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फॉर्मूला है उसके लिए, ये समझ में आएगा आपको जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। इनको नोट कर लो एक बार, अगले जो न्यूमेरिकल में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कर लोगे, नोट करो इसको और न्यूमेरिकल लिखो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, देखो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप समझ गए, कोलरोच लॉ खत्म, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, कोलरोच लॉ के आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, at infinite dilution the equivalent conductance of aluminium 3 plus and SO4 2 negative ions are, ये कुछ दिया है 189 एंड 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखो वहां कुछ भी दिया हो डजंट मैटर, आप ये देखो, ये यूनिट्स देख के आप बता सकते हो आपको क्या दिया हुआ है, ये यूनिट देख के आप बहुत अच्छे से बता सकते हो ये क्या दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, कि Al3 पॉजिटिव के लिए तो है 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और उसके लिए कितना है SO4 के लिए 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। Al की और SO4 का कंडक्टेंस दिया हुआ है, ये चीजें दी हुई है और ये पूछ रही है और ये हमें निकालनी है। रखो, सोल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं सोल्व करते हैं कौन कौन बच्चे अपने आप से करते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख के देखो, Al3 पॉजिटिव की टर्म्स में ये लिखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, 1/Z पॉजिटिव, क्या है कैटायन, क्या है Al, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एल्युमिनियम में +3 शो करता है, एल्युमिनियम +3 शो करता है ना, 13th ग्रुप का है भाई, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, 15th ग्रुप का है ना ये, एल्युमिनियम होता है 13, बाबा आलम 5 और 8 13, 13 मतलब 2 8 3 लीत हुआ, तो 3 + 10 13th ग्रुप का है, 3 वैलेंसी है, तो कैसा आयन बनाएगा, कैटायन जो होगा इसका वो ट्राई पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव बनाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। देखो ये बेसिक्स इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं बाद में बेसिक वीडियो है हमारे 10th क्लास की, उसमें 2-3 और बनाऊंगा, अभी तक उसमें नहीं कराया, 2-3 और बनाऊंगा, उसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो Al +3 बनाता है, Al कितना बनाता है +3 प्लस 1/Z नेगेटिव, ये एनाइन के लिए, क्या एनाइन क्या है SO4 2 नेगेटिव बनाता है, और एट इनफाइनाइट ये है भाई, ये निकालना है, सोल्व करना है। ये दोनों की वैल्यू दी हुई है। Z पॉजिटिव बताओ क्या है, कितने आयंस, एल्युमिनियम +3 वाले कितने आयंस हमारे पास, बताओ बताओ, नहीं पता, चार्ज कितना है एक पे, 3 ही तो चार्ज है, कितना चार्ज है भाई, 3 चार्ज है इस पे, तो क्या लिखोगे Z की जगह 1/3, एल्युमिनियम पे +3 है दिख रहा है आपको, तो 1/3, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है एल्युमिनियम के लिए 189, प्लस इस पे कितना चार्ज है सल्फेट पे 2 नेगेटिव, तो 1/2, और इसके लिए वैल्यू दी हुई है 160, ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए आ गई ये वैल्यू हमारे पास
1/3 इंटू 189 प्लस 1/2 इंटू 160, इसको सोल्व कर लो, कट जाएगी 6 से 6 3, ये 2 से कट जाएगा 280, 63 और 80 को मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे करते हो, 8 से कर दो 24 2 50, है ना 0, क्या ये आएगा आंसर? देखो भाई सोल्व करके देखो एक बार, नहीं ऐड करना है ना, ऐड करना है इनको, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस का निशान है, देखो यहाँ प्लस का है, तो 863 और 80 को करेंगे तो 143 आ जाएगा, 143 आ गया ना। 143 की यूनिट्स बताओ, 143 की यूनिट्स क्या हो जाएगी, इसको लिखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 143, क्या लिखोगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आ गई भाई हमारे पास। इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से इसमें जो डेटा दिया है उसको समझो और मैंने क्या कराया उसको देखो। देखो जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास जो आयन्स है, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना हमें, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो ये है आपको, ये आपको दिया हुआ 189 और 160, ये वैल्यू आपको दी हुई है। यहाँ पे चार्ज लिखना है एक पे कितना है, क्योंकि इंडिविजुअल है ना भाई, ये अलग देगा अपना, ये अलग देगा, तो इंडिविजुअल का चार्ज लेंगे। साथ में होता तो फिर साथ का अलग सीन था। कोलरोचला केवल एट डाइल्यूशन और इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के केस में है कि जब वो दूर दूर है, एक दूसरे के सारे फोर्सेज से दूर है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। चलो, तो मेरे ख्याल में ये आप सभी का बहुत अच्छे से ये सोल्व हो गया होगा। तो ये तो आ गए हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब वो पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी और बताओ भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नॉर्मल केस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है बताओ? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। दिखाई दे रहा है आपको? सॉरी, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसको रब कर देते हैं ऊपर से। यहाँ पे देखो, जब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी तो वहां आपको एक रिलेशन दिया था बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अगर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय वैलेंस फैक्टर, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है भाई बच्चों। तो कर दो, इसके केस में क्या आएगा हमारे पास बताओ? वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर होता है, n कितने आयंस का चेंज हो रहा है, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है हमारे पास। एल्युमिनियम कितने हैं, एक ले लो कैटायन या एनायन, दो एल्युमिनियम है ना, एक पे कितना चार्ज है +3, दूसरे पे कितना होगा +3, 6 हो गया +6। SO4 कितने हैं, होल थ्राइस, मतलब एक SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे 2 नेगेटिव चार्ज, तीसरे पे 2 नेगेटिव चार्ज, 2 4 6, 6 का चेंज हो रहा है, या तो प्लस में या माइनस में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो 143 इंटू 6 कितना आ जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, 14 गुणा में 6 84 है ना, 84 और 3 6 18, 840 में 18 जोड़ दो 858, और इसकी यूनिट्स क्या होगी बताओ? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा? मोल इनवर्स। उसमें क्या आया था? इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आ गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्युमिनियम सल्फेट, और ये क्या थी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्युमिनियम सल्फेट। बोल लोगे कैसे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। बोलने का आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, इसके फायदे क्या क्या है भाई। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोच लॉ। तो बच्चों एप्लीकेशन में क्या होता है कि भाई या तो डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन के साथ अगर 2 नंबर में आएगा तो सीधा डेफिनेशन पूछेगा आपको, उसके मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन एट दिस, वो लिखना आपको। 3 में आ जाए तो उसमें साथ में एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। एप्लीकेशन बताओ। तो पहली एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, उनकी हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। पहली एप्लीकेशन कोलरोच लॉ की।
आपको नाम से ही पता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के लिए है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा है टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने कल एक न्यूमेरिकल कराया था आप लोगों को, जहां आपको अल्फा निकलवाया था, और अल्फा आपको कैसे निकलवाया था मैंने बताओ कि जो एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये दोनों टर्म दी हुई थी। तो ये यहाँ से आया था कोलरोच लॉ से, कि कोलरोच लॉ यूज करके हम किसी भी उसका इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं कि वो किस लेवल तक डिसोसिएट हो सकती है। किसी कंसंट्रेशन पे हम उसका देखेंगे कितना डिसोसिएट हो रही है, और उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या है उसकी कंडक्टिविटी, उसको जो रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा आ जाएगा। तीसरा भी ये टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि अल्फा निकालते हैं एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट वाला कहां से आएगा, ये हमारा कोल्डरोच लॉ से आएगा इनफाइनाइट का, कि ये कैटायन प्लस एनायन या पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू यहाँ यहीं से तो आएगी, ये हमें पता होगा, तो यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। तो इस अल्फा आ गया हमारे पास, तो जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है वो भी निकाल लेंगे। तो एप्लीकेशन में आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 एप्लीकेशन याद रखनी है। एक तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं, एक उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, और वहां से उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये कोलरोच लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है। इसके अलावा बहुत अच्छे 2-3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपकी प्रदीप बुक में या एनसीईआरटी में, उनको एक बार सोल्व करो या फिर थ्योरी को पढ़ो, उनमें जितने हो पा रहे हैं उनको करो। लास्ट में यूनिट खत्म हो जाएगी जब 3-4 लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सारी मुझे करानी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी थ्योरी समझो, न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले हमारे लेक्चर में एक नए लॉ, फैराडे लॉ के साथ। तब तक के लिए आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से समझिए, और घर पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।